नमस्कार दोस्तों, प्लग इन इंडिया का इलेक्ट्रिक व्हीकल इशू ट्रैकर में आपका स्वागत है। आज हमारा 6वां एपिसोड है। आइए देखते हैं हमारा पहला इशू सूर्य का, जो पुणे से हैं। उनके पास टाटा नेक्सॉन ईवी है और ये कहते हैं कि उनकी ईवी में सडनली एसओसी यानी कि स्टेट ऑफ चार्ज ड्रॉप हो जाता है। उनका 90% से 14% चला गया और कई बार रास्ते के बीच में भी उनके साथ ऐसा हुआ है। तो ये एक बहुत तकलीफदेह चीज़ है। गाड़ी सडनली स्टॉप हो जाती है और इन्होंने अपनी गाड़ी को टो करवाया। 2 घंटे के बाद टोइंग आई, सर्विस सेंटर ले गई और अब उन्हें पता नहीं क्या होने वाला है। तो देखते हैं इनके इशू में क्या है। ऐसी ही समस्या मनोज्ञा यादव को भी है, जो अजमेर राजस्थान से हैं और उनकी भी ईवी में इस टाटा नेक्सॉन में इसी तरह से एसओसी ड्रॉप हो जाती है। मनोज्ञा कहते हैं कि गाड़ी खरीदने के 15 दिन के अंदर अंदर उनकी एसओसी ड्रॉप हो गई। महीने में 5 बार उन्हें ये प्रॉब्लम आया। ईवी सर्विस सेंटर के पास 15 दिन से भी ज़्यादा है और वो कह रहे हैं कि उन्हें समझ नहीं पड़ी प्रॉब्लम क्या है। फाइनली इन्होंने एस्केलेट किया उनका प्रॉब्लम और सर्विस मैनेजर नॉर्थ इंडिया को कनेक्ट किया, जिन्होंने उन्हें कहा कि जल्द ही उनका सर्विस रिजॉल्व होगा। मनोज्ञा ने ट्विटर पे भी काफ़ी पोस्ट डाले हैं। उनकी गाड़ी की फ़ोटो है सर्विस सेंटर में बहुत सारी और गाड़ियों के साथ। तो ये प्रॉब्लम कई लोगों को हो रहा है कि गाड़ी का एसओसी सडनली ड्रॉप हो जाता है। एक और ट्वीट आई है माधव आहूजा से, जिन्होंने कहा है कि उनकी एसओसी रैंडमली ड्रॉप हो जाती है जब गाड़ी पार्क्ड होती है। और सबसे पहले जब 10% ड्रॉप हुआ जब वो ड्राइव कर रहे थे और उसके बाद 7% जब वो गाड़ी पार्क थी। इसके बाद मनोज्ञा ने हमारे फोरम्स में एक अपडेट दिया। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई को उन्होंने ये जॉब कार्ड रजिस्टर किया था और उसके बाद 31 को ये हमें स्टेटस बता रहे हैं कि सर्विस सेंटर ने उन्हें कहा है कि 10 अगस्त तक उनकी गाड़ी डिलीवर हो जाएगी, काम हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम कईयों को आ रहा है। क्या ये एक सॉफ्टवेयर इशू है, क्या ये बैटरी रिलेटेड प्रॉब्लम है, किस तरह का प्रॉब्लम है, किसी को समझ नहीं आ रही। मनोज्ञा यादव ने हमें एक वीडियो भेजा है जिसके अंदर हमें पता लगता है एक टाटा नेक्सॉन का बहुत ही अच्छा ऐप है जो आपको ईवी की हेल्थ, बैटरी की हेल्थ और स्टेटस और कैसे आपकी ड्राइविंग है ये भी बताता है। देखिए इनका स्कोर भी काफ़ी अच्छा है, 10 आउट ऑफ 10 इन ड्राइविंग एंड 10 आउट ऑफ 10 इन ब्रेकिंग। यहाँ पर आपको एक दिख रहा है कि सडनली ड्रॉप हो रहा है स्टेट ऑफ चार्ज। तो ये पार्ट है जहाँ पर गाड़ी स्टॉल हो जाती है, रुक जाती है। चार्जिंग जेंटली होती है ऊपर, कभी कभी एकदम जल्दी से ख़त्म हो रही है चार्जिंग भी और फिर ड्रॉप हो जा रहा है। तो ये जो सडन ड्रॉप है जो आप ग्राफ में देख रहे हैं वो ये एसओसी ड्रॉप है जिसके बारे में कस्टमर्स कंप्लेन कर रहे हैं। अदरवाइज जो स्टेट ऑफ चार्ज है वो जेंटली या तो क्लाइंब होगा या डिक्लाइन होगा, एकदम से ड्रॉप नहीं होना चाहिए। सूर्य की गाड़ी ठीक हो गई, उनको वापस दी गई। 4 अगस्त को उन्होंने हमें अपडेट पोस्ट किया है कि ट्यूसडे यानी 3 अगस्त, एक दिन पहले उन्हें वो गाड़ी वापस मिल गई है। KMH टाटा मोटर सर्विस सेंटर में ये गाड़ी सर्विस हुई है और उन्होंने बताया है उन्हें कि सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा बैटरी पैक में। वो हमें एक्सप्लेन करते हैं कि बैटरी के अंदर जो सेल्स होती हैं उनका वोल्टेज बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहिए, 3 वोल्ट के आसपास होना चाहिए और उनकी जो सबसे हाई सेल वोल्टेज थी वो 3.3 वोल्ट थी और लो सेल वोल्टेज 1.2 वोल्ट्स थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा अंतर हो गया। शायद BMS अपना काम नहीं कर रहा सेल्स को पैक में बैलेंस रखने का, तो इस वजह से उन्हें ये कार स्टॉलिंग एसओसी ड्रॉप का। उन्होंने बताया कि सोल्यूशन ये है कि उनका बैटरी पैक रिप्लेस कर दिया गया, उन्हें एक ब्रांड न्यू बैटरी पैक दे दिया गया, लेकिन ये एक रिफर्बिश्ड पैक था और वो बताते हैं कि उनका ओरिजिनल पैक सितंबर 2020 का था और रिप्लेस होने के बाद मई 2020 का पैक आया जो कि पुराना है। तो वो थोड़ा बहुत नाखुश है, लेकिन उनकी गाड़ी बिल्कुल अच्छी चल रही है, सेफ एंड साउंड है। तो सूर्या और मनोज्ञा दोनों हमें बताएंगे, उनकी गाड़ी थोड़ी टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे कि कुछ महीने उनकी गाड़ी अच्छी तौर से चल रही है या नहीं, और हम फोरम्स में भी आपको अपडेट करेंगे कि इसके बारे में क्या हो रहा है। तो हमें दिख रहा है कि काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कई सारे एरियाज़ में, टॉप टू बॉटम, सॉफ्टवेयर को लेकर के, हार्डवेयर को लेके, बैटरी को लेकर के, एक्सेसरीज और फिटमेंट को लेकर के, कम्युनिकेशन को लेकर के जहां कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं है, और स्केड्यूल सर्विस के लिए जब कस्टमर जा रहे हैं तो जो चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए क्योंकि वो स्केड्यूल्ड है और वो चीज़ लगने ही वाली है वो भी अवेलेबल नहीं है, लंबी लंबी लाइंस हैं सर्विस सेंटर्स के बाहर। तो ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए। टाटा मोटर्स को चाहिए कि डबल डाउन अपने एफर्ट्स को करें और पूरी तौर से ये सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दें।
हमें लगता है कि एटलीस्ट फैक्ट्री से ऐसी गाड़ी नहीं निकलनी चाहिए जो कस्टमर के पास जाकर फॉल्टी निकले, क्योंकि कई गाड़ियां ऐसी है सिर्फ 15 दिन की ओनरशिप में अगर कस्टमर को इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस होते हैं तो बहुत ही बुरा इंप्रेशन सेट होता है। हमें याद है कि जब हमारे पास जब महिंद्रा रेवा की गाड़ी आई थी तो उसमें कभी इतने मेजर प्रॉब्लम्स ऑल ओवर इंडिया जितने भी यूज़र्स हैं उनको नहीं आए थे, और जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स थे उसके लिए टीम हमारे घर पे आ जाती थी। वो बैंगलोर से कनेक्टेड रहती थी टेलीमैटिक्स टीम से, जो उनको सारे इन्फॉर्मेशन एरर कोड्स बताती थी, और लोकल सर्विस सेंटर से भी संपर्क रखती थी वो टीम, ताकि जो भी पार्ट्स पे अगर कुछ बड़ा काम हुआ तो वो सॉल्व कर सकें। और ये बहुत ही अच्छा हैंड्स ऑन अप्रोच था। वो हमें बताते थे कि ये हमारी कार है, सिर्फ आपकी कार नहीं है, और इस तौर से एक भरोसा देती थी कस्टमर्स को। तो शायद ये एक ज़रूरत है, क्योंकि हमें लगता है कि कस्टमर्स को ये फीलिंग नहीं मिल रही है सर्विस सेंटर्स में जाकर के कि कोई उनके साथ है, कोई उन्हें विश्वास नहीं दे रहा कि उनका प्रॉब्लम अच्छी तरह से सॉल्व किया जाए। ऑफ कोर्स ये बात अलग है कि टाटा नेक्सॉन ईवी की सेल्स बहुत ज़्यादा है रेवा को कंपेयर टू। तो अगर हम स्टेटिस्टिकली देखें या 1% या 2% कार अगर स्पॉइल हो रही है तो वो नंबर टाटा नेक्सॉन के लिए काफ़ी बड़ा होगा, और प्रॉबली वो रेवा के लिए इतना बड़ा नंबर नहीं था। वो बात अलग है कि महिंद्रा ने रेवा की सारी ओरिजिनल टीम को छोड़ दिया, और वो जो अप्रोच था उनका सर्विस का और ईवी का जो पैशन था वो चला गया शायद उनके साथ, और अब एक बहुत ही कमर्शियल और रन ऑफ द मिल बिजनेस जैसे बन गया, जहाँ पर एंड यूज़र को शायद इतनी अच्छी फील नहीं मिल रही है। लेकिन कंपनीज़ को चाहिए कि इन प्रोसेसेस को इम्प्रूव किया जाए। शायद शॉर्ट टर्म में उन्हें ज़्यादा महंगा लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली ये पे ऑफ करेगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा और सेल्स भी ऊपर ही जाएंगे। तो दोस्तों इस इशू में इतना ही। सूर्य और मनोज, आप दोनों का धन्यवाद कि आपने फोरम्स में इन इश्यूज को पोस्ट किया ताकि और भी लोग जान सकें क्या हो रहा है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि इसके आगे क्या होता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है फोरम्स की, वहां पर जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। तो दोस्तों अगला इशू है राहुल राजन का, जो पुणे से हैं। आपको राहुल याद होंगे, हमने कुछ वीडियोस किए थे ओरिकॉन डेवलपर्स से। पूरी सोलर पावर्ड सोसाइटी बनाई उन्होंने, हर मेंबर को 100 यूनिट हर महीने फ्री दे रहे थे वो, और हर पार्किंग स्लॉट में उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट बनाई थी। एक सिंपल सी पॉइंट, अगर ओनर्स चाहते हैं कि और हैवी ड्यूटी चार्जर लगाएं तो वो भी कर सकते हैं, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग और पूरी तौर से सस्टेनेबल मटेरियल्स यूज़ करके बिल्डिंग्स बनाई थी। एनीवे वो वीडियो का भी लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर देखिएगा। सो राहुल के पास महिंद्रा E2O क्लासिक भी है और अब नेक्सॉन ईवी भी आ गई है। उनकी E2O में एक अजीब सा प्रॉब्लम आया था। 60,000 किलोमीटर चलाने के बाद उनका एक ये प्रॉब्लम था कि स्टार्ट बटन नहीं चल रहा था। अब कईयों को मालूम होगा, लेकिन जिन्हों को नहीं मालूम है, E2O क्लासिक में इग्निशन की नहीं है। 2013 में E2O ने एक काफ़ी इनोवेटिव चीज़ लाई थी कि इग्निशन की ही हटा दी थी, क्योंकि की फॉब में एक RFID चिप था। हम की बटन प्रेस करते, एक एम्बर लाइट आती बताने के लिए कि गाड़ी रेडी है ऑथेंटिकेशन के लिए, और आप की फॉब नज़दीक ले जाएं और वो लाइट हरी हो जाती थी कि गाड़ी तैयार है, ऑथेंटिकेट हो गई है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी कि क्या ज़रूरत है अब की या इग्निशन घुमाने के लिए। इसी तौर से आप आपकी गाड़ी अनलॉक कर सकते हैं और ड्राइव कर सकते हैं। और आज 2021 हो गया है, और आज भी आइस मैन्युफैक्चरर्स जो ईवी मैन्युफैक्चर करना कोशिश कर रहे हैं, वो पुराने ज़माने की कीज़ और एनालॉग डैशबोर्ड्स और आइस कार की तरह बनाना चाह रहे हैं ईवी को। और 2013 में रेवा ने इतनी एडवांस्ड फीचर्स, विजनरी फीचर्स ले आए थे, तो इनको चाहिए कि कैचअप करें और एडवांस्ड कार्स बनाएं, ना कि पुरानी थ्रोबैक्स बनाया करें। एनीवे वो टिप्पणी अलग। ये इशू जो था राहुल का, एक अजीब सा इशू था। हमने कभी नहीं देखा कि पावर बटन नहीं चल रहा है, उनके की फॉब से गाड़ी लॉक अनलॉक हो रही है, हॉर्न्स चल रहे हैं, बाकी सब चीज़ चल रही है, लेकिन पावर बटन नहीं चल रहा है। तो राहुल ने क्या किया इसके लिए, उन्होंने ईवी कम्युनिटी को रीच आउट किया, और श्योर इनफ उन्हें 2 बराबर सोल्यूशंस आए। सबसे पहला सोल्यूशन उनको जो दिया गया वो ये था कि एक स्विच होती है प्लग में, पावर प्लग में, जहाँ पर गाड़ी को प्लग किया जाता है, जो जब डिप्रेस होती है तो गाड़ी को पता लगता है कि प्लग अच्छी तरह से अंदर तक पहुँच गया है। तो शायद ये स्विच ख़राब हो गया हो, तो उन्हें बताया गया कि आप WD-40 छाटिए, शायद इसमें मॉइस्चर चला गया है।
वो हट जाएगा तो स्विच चालू हो जाएगा। तो इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। दूसरा सोल्यूशन उन्हें को केवी सुरेश से आया, जो काफ़ी हेल्पफुल हैं ईवी कम्युनिटीज़ को, मेंबर्स को बहुत हेल्प करते हैं। मुझे भी उन्होंने बहुत हेल्प किया है। तो उन्होंने उस राहुल को बताया कि शायद ये फ्यूज़ का इशू है जिस वजह से आपका पावर बटन नहीं चल रहा है, और श्योर इनफ ये फ्यूज़ बॉक्स में ही इशू सॉल्व हो गया। आइए देखते हैं राहुल ने ये कैसे किया। हम एक आपको फोटो बता रहे हैं कि E2O में एक रिले बॉक्स होता है बॉनेट के अंदर लेफ्ट साइड पर, और इसमें सारे फ्यूजेस और रिलेज जो गाड़ी में अलग अलग जगहों पर पावर सप्लाई हो रही है वो यहाँ पर लाए गए हैं, और एक उसके ऊपर कवर है जहाँ पर कौन सी चीज़ क्या कर रही है ये बताया जाता है। तो राहुल ने एक पर्टिकुलर रिले जो फॉग लैम्प के लिए यूज़ होता था उसको यूज़ कर लिया उस रिले के लिए जहाँ पर उनका स्विच कनेक्टेड था, क्योंकि उनके गाड़ी में फॉग लैम्प्स नहीं लगे हैं लेकिन ये रिले ज़रूर था। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सोल्यूशन निकल आया। राहुल को कुछ नए पार्ट्स नहीं खरीदने पड़े और उनकी गाड़ी भी चालू हो गई। तो कुछ फ़ोटोज़ हैं जो आपको बताती हैं कि ये किस तौर से लेआउट है, और राहुल का इशू बिल्कुल सॉल्व हो गया दोस्तों, और गाड़ी नई जैसी चलने लगी है। तो राहुल आपका और सुरेश जी आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने ये इशू को अच्छी तौर से डॉक्यूमेंट किया ताकि और लोग भी देख पाएँ, और क्योंकि आपने ये अच्छी तौर से सॉल्व भी किया। कितने बार इश्यूज़ जो भारी लगते हैं वो काफ़ी सिंपल होते हैं, अगर आप ध्यान दें और फिगर आउट करें कि एक्चुअली तकलीफ़ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, तो शायद आपका इशू बहुत ही ईजिली सॉल्व हो सकता है। और लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप भी जाके देख सकते हैं कि ये इशू किस तौर से सॉल्व हुआ। अगला इशू एक एक्चुअली इशू नहीं है, एक एक्सपीरियंस है। हमारे प्लग इन इंडिया के फाउंडर कमलेश के पास एक प्योर ईवी ई ट्रांस क्लासिक है जो 1 साल से वो यूज़ कर रहे हैं। 3000 किलोमीटर से ज़्यादा चला चुके हैं, और प्योर ईवी ने एक सर्विस कैंप कंडक्ट की थी पुणे में। तो कमलेश इस कैंप के लिए गए थे, पुणे की बारिशों में वो गाड़ी को चलाकर ले गए और उनका एक्सपीरियंस उन्हें ब्लॉग किया है। तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप लोग ज़रूर जाके चेकआउट कीजिए कि क्या एक्सपीरियंस रहा कमलेश का। बेसिकली उन्होंने बताया है कि ये सर्विस कैंप क्या है। प्योर ईवी हैदराबाद की टीम हर डीलर के पास जाती है थ्रू आउट इंडिया, और उस डीलर को वो ट्रेनिंग देती है स्पेसिफिक इक्विपमेंट यूज़ करने के लिए, और कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करती है जो इतने टाइम से शायद सॉल्व नहीं हो, या वो एक फ्रेश कस्टमर हैं जो अपनी गाड़ी को सर्विस कराना चाहते हैं। तो दोनों तौर से फ़ायदा होता है, कस्टमर्स को भी प्रॉब्लम का सलूशन मिलता है, डीलर्स में भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स और अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स भी कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं। कमलेश का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। उन्होंने बताया कि उनकी गाड़ी को सर्विस करने के बाद उनका राइड क्वालिटी बहुत अच्छा सुधर गया, सस्पेंशन भी इम्प्रूव हो गया, और उन्हें फील होता है कि एक सॉलिड गाड़ी एकदम वो चला रहे हैं। तो सर्विस करने के बाद उन्हें बहुत ही अच्छा लगा, और वो कहते हैं कि सर्विस डेफिनेटली अवॉइड नहीं करनी चाहिए। जब कभी भी सर्विस कैंप आए, लाइक एक ईवी फोकस्ड कैंप, तो ज़रूर जाना चाहिए और सर्विस करना चाहिए। तो ये एक अपडेट है कमलेश से कि क्या किया गया उनकी इलेक्ट्रिक मोपेड को। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले हैदराबाद के टेक्नीशियन ने ई ट्रांस को सर्विस करने में ये चीज़ें की, ड्रम ब्रेक साफ़ किए, ग्रीस लगाया कई जगहों पे, स्क्रूज टाइटन किए, और सारे कनेक्टर्स को चेक और टेस्ट किया, बस उनकी सर्विस हो गई। तो ये एक बहुत ही सिंपल सर्विसिंग होती है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर होती है, आइस व्हीकल्स की तरह नहीं कि काफ़ी कुछ बदलना चेंज करना पड़ता है। तो ये करने से उनकी ईवी सर्विस हो गई। सर्विस सेंटर में उन्होंने देखा कि दूसरी भी एक ई ट्रांस आई थी, कई और ई प्लूटोज आई हुई थी। एक कस्टमर था जिसने बहुत समय से अपनी ईवी को सर्विस नहीं किया था, तो काफ़ी कुछ साफ़ सफाई भी करनी पड़ी उसकी व्हीकल को। तो इस तरह से काफ़ी कुछ हलचल चालू थी। स्पेसिफिक ईवी स्पेसिफिक जो पार्ट्स था इस सर्विस का वो ये था कि एक बैटरी एनालाइजिंग सिस्टम प्योर ईवी ने बनाई है जिसका नाम है बैट्रिक्स फैराडे। कमलेश ने देखा कि उस पर चाइनीज़ टेक्स्ट भी लिखी हुई है, तो शायद वो इंडिया की ना हो, लेकिन बहरहाल हम उस पर कमेंट नहीं करना चाहते। हम ये बताना चाहते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छी इक्विपमेंट है जो बैटरी पैक में हर सेल की वोल्टेज आपको इमीडिएटली बता देती है। और कमलेश की भी वोल्टेजेस काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने देखा कि जब फुली चार्ज होती है तो 4.2 वोल्ट्स है, और जब फुली डिस्चार्ज या 25% चार्ज रहता है तो 3.6 वोल्ट्स है। और उन्हें ये पता लगा कि उनकी कोई भी सेल्स इम्बैलेंस नहीं है, जैसे कि
एक सेल का वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो और एक सेल का वोल्टेज बहुत कम हो, ऐसे नहीं हो रहा। सारी सेल्स का लगभग एक ही वोल्टेज था और यही काम एक एक्टिव सेल बैलेंसिंग का होता है, जो प्योर ईवी का जो BMS है वो अच्छी तौर से काम कर रहा है और उनकी बैटरी पैक को हेल्दी रख रहा है। तो ये उन्हें पता लगा, ये पर्टिकुलर डिवाइस सेल्स को इक्वलाइज भी करती है। एक कस्टमर आया जिसकी बैटरीज काफ़ी इम्बैलेंस, जिसकी बैटरी की सेल्स काफ़ी इम्बैलेंस थी, तो इस हार्डवेयर ने उस सेल्स को फिर से बैलेंस कर दिया। तो एक अच्छी सर्विसिंग हो गई उसकी बैटरी को और वो फिर से नई जैसी चलने लगी। सो एक चीज़ प्योर ईवी ePluto 7G के लिए है अपडेट कि कई कस्टमर्स को सस्पेंशन से प्रॉब्लम था। तो इस डीलरशिप में, ये सर्विस कैंप में जब आए तो टेक्नीशियंस ने शॉक्स और बुश चेंज कर दिया और उससे सस्पेंशन की क्वालिटी बहुत बढ़ गई। तो आप भी अगर ePluto 7G ओनर हैं और आपको सस्पेंशन से प्रॉब्लम है तो अपनी डीलरशिप को ज़रूर कॉल कीजिए और मालूम कीजिए कि क्या ये आपकी गाड़ी के लिए भी किया जा सकता है। कमलेश का ये मैसेज है कि इस तरह की सर्विस कैंप्स बहुत ही अच्छी होती है। उनका दो धारी फायदा होता है। सबसे पहले कस्टमर्स के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, दूसरे डीलर्स को भी एक सपोर्ट मिलता है, उनको इम्पोर्टेंस फील होता है कि कंपनी भी उनके बारे में केयर कर रही है, उनका भी स्किल अपग्रेडेशन होता है और वो नई इक्विपमेंट को अच्छी तौर से, सही तौर से यूज़ करना सीख जाती है। तो ओवरऑल एक लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छा बेनिफिट है इसका और शॉर्ट टर्म में भी कस्टमर्स को बहुत खुशी मिलती है और प्रॉब्लम्स आराम से सॉल्व हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि प्योर ईवी ये डेफिनेटली प्रैक्टिस कंटिन्यू करे। तो कमलेश, आपका धन्यवाद हमारे साथ ये शेयर करने के लिए और लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दी है, तो लोग दोस्तों आप भी जाके देख सकते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ऑन द वे बैक उन्होंने पब्लिक चार्जिंग भी यूज़ किया एथर ग्रिड का, तो उसका भी आपको एक्सपीरियंस दिखेगा। और उनका बेसिकली मैसेज ये है कि प्योर ईवी की तरह दूसरी कंपनीज को भी सर्विस कैंप्स बनानी चाहिए ईवी स्पेसिफिक, ताकि नॉलेज स्प्रेड हो, कस्टमर्स खुश हो, कंपनीज की भी सेल बढ़े और ओवरऑल सेल्स बेहतर हो। दोस्तों इस हफ्ते ईवी ट्रैकर इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और इश्यूज के साथ और शायद कुछ प्रीवियस इश्यूज को भी रिविजिट किया जाएगा। धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफ़ी हेल्प होगी।